बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौहर और मैं हूं यूनुस खान अल हबीबी और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। अंता हबीबी अना अल हबीबी। ये अल हबीबी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं ये अल हबीबी मैंने क्यों कहा, तो आप शो के एंड तक रुकेगा, ये देखेगा, ताकि आपको पता चल सके कि अल हबीबी में ऐसा क्या राज है। यानी कि आप मैं शो के एंड बताऊंगा। ठीक है, खली बल्ली है। हाँ, जी, जी। ये हो गया इनका बिल्कुल। इन्होंने जो है ना आज अपनी ऑडियंस को रोकने के लिए एक फिल्म यहाँ पर चलाई है, तो अब आपने रुके रहना है शो के उनके एंड प्रोड्यूसर यही हैं। जी जी। शो के एंड तक और आपने ब्लैक मनी के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब जो है ना वो आप रुके रहिएगा, क्योंकि आज सीरियसली वो खबरें आज हमारे पास है कि आज आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे कि आज हम क्या बताने वाले हैं। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होंगे जब से मिनी बजट आया है। तमाम टीवी चैनल्स वालों ने आपका दिमाग खराब कर दिया कि इस चीज पर टैक्सेस लग गए, इस चीज पर बहुत ज्यादा टैक्सेस हाई हो गए हैं, जीएसटी और मजीद जो है वो अब बढ़ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब ऐसा हुआ है लेकिन इतना भी कुछ नहीं हुआ है जितना आपको अवाम मतलब टीवी पर दिखाया जा रहा है। सनसनी फैलाई जा रही है। एग्जैक्टली ये प्रोपेगेंडा होता है किसी भी जो है वो हुकूमत को डाउन करने का। तो जब मैंने फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट की थी उसमें भी मैंने यही कहा था कि इतना कुछ इस रिपोर्ट में नहीं है जितना आपको बताया जा रहा है, क्योंकि उसकी ट्रांसलेशन का हमारे यहाँ पर थोड़ा सा हमेशा जो है वो मसला होता है। तो मैं आपको मिनी बजट पर बता देती हूँ आज कि कौन कौन सी ऐसी अशिया हैं जिस पर टैक्स जो है वो मजीद बढ़ गया है और कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिस पर अभी भी जो है वो टैक्स छूट है। आपको सच मिलेगा सना के थ्रू। बिल्कुल ऐसा ही। मैं आपको आज अंदर की कहानी बताऊंगी, आज आपको हकीकी चीज बताऊंगी कि क्या है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये चीज रखेंगे, किसी भी जो हमारी आम आइटम्स हैं उन पर इतना टैक्स नहीं हुआ जितना ओपोजिशन की जानिब से जो है वो बताया जा रहा है। ये बेसिकली 6 माह हो गए, 6 माह से मिनी बजट हम सुन रहे हैं कि मिनी बजट आ रहा है, मिनी बजट आ रहा है। फाइनली जो है वो अब मिनी बजट आ चुका है और वो अब लागू हो चुका है कौमी असम्बली में। इसमें जो है वो जो इस बिल को जब मंजूर किया गया था असद केसर की सरबराही में, तो उस वक्त जो है वो वजीर आजम साहब भी वहाँ पर आए। जब वजीर आजम साहब आए तो तमाम अपोजिशन के जितने अरकान वहाँ कौमी असम्बली में मौजूद थे, वो जी वजीर आजम इमरान खान को देख कर जो है उसी वक्त जो इनकी एक रिवायती अंदाज होता है नारेबाजी करना मुखालफत में, वो वहाँ पर शुरू हो गए थे। और काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई थी अपोजिशन की जानिब से कि इस बिल को जो है वो रोक दिया जाए। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि इस बिल के हक में कितने वोट्स आए और इस बिल के मुखालफत में कितने वोट्स आए, वो मैं आपको बताती हूँ कि 150 जो है वो इस बिल के बेसिकली मुखालफत में वोट आए थे, जो इसके फेवर में नहीं थे अपोजिशन की जानिब से, क्योंकि अपोजिशन को ऐसा लग रहा था कि ये बिल, क्योंकि ये जो पीडीएम है, स्पेसिफिक मैं पीडीएम को हाईलाइट करूंगी क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, एंड टाइम तक भी कोशिश की थी। एक दिन पहले भी बैठे थे, उन्होंने मीटिंग पीडीएम की रखी ताकि वो जो है वो इस बिल को किसी भी तरह रोक सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 168 वोट से जो है वो ये बिल आखिरकार कौमी असेंबली में मंजूर हो चुका है। सना ऐसा तो नहीं हुआ कि ऑपोजिशन इस बार बोला कि धांधली हुई है? हाँ यूनुस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एहसन इकबाल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो उठकर चले गए थे और उन्होंने कहा कि हम लोग जो है इस बार वोट देना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैंने सवाल सना से किया था। थैंक यू। लेकिन नहीं, मतलब ये है कि सारी चीजें जो चल रही हैं मिनी बजट के हवाले से अगर बात की जाए तो सबको पता ही है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, तो दैट्स व्हाई तो सबके नॉलेज में है ये बात। सना आप बताएं कि एग्जैक्टली और किन किन चीजों में सच्ची टैक्स लगा है? यूनुस, सना पहले बताएं, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, खुद तो कभी काम किया नहीं और इमरान खान साहब को भी काम नहीं करने दे रहे। एक्चुअल में मैं लिटरली कभी कभी न्यूज देखती हूँ, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है कि इमरान खान साहब जो काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर हम इतने डे 1 से बातें बता रहे हैं, वो चीज वो साइड कोई नहीं देख रहा। मतलब लॉन्ग लास्टिंग कोई नहीं देख रहा। अंडे पे बात कर लेंगे, चीनी पे बात कर लेंगे, ठीक है ये आपकी बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन उस चीज के लिए भी बजट होता है और तमाम लोगों को ये चीज पता हो कि नवाज शरीफ की हुकूमत में भी चीजें बहुत महंगी थी, जरदारी साहब की हुकूमत में भी चीजें बहुत महंगी थी, बट इमरान खान साहब को इसलिए भी तनकीद की जाती है क्योंकि इनके साथ पर्सनल कोई ना ग्रजेस होते हैं, जो पर्सनल टॉर्चर उनको किया जा रहा है। और इमरान खान साहब बार बार यही चीज कह रहे हैं कि अगर मैंने आप लोगों की हुकूमतों के हिसाब किताब खोल दिए ना, मतलब काला चिट्टा खोल दिया, तो आप लोग यहाँ पे बैठने की भी ऐड कर दें जल्दी से, फिर अनम आप ऑब्वियसली बताएगा कि करप्शन, एक फॉर एग्जांपल एक इदारा है जिसमें करप्शन भरी हुई है जी। एक बंदा आता है एज इंस्टीट्यूट का जो लीडर है, वो आता है
और मतलब जो हेड है जी। वो आता है, वो हायर होता है और वो करप्ट नहीं है, ठीक है। जो नीचे सारे लोग हैं ना वो कहेंगे यार ये जाए, जी, इसलिए जाए। जी। तो ये सेम चीज इधर हो रही है कि बिकॉज कुछ भी हो, इमरान खान इज नॉट करप्ट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज नॉट करप्ट एट ऑल। जो उनको करप्ट बना रहे हैं बेसिकली वो करप्ट है, अपनी छुपाने के लिए करतूतें जो है ना, इंसान हमेशा अपनी चोरी या अपना इल्जाम दूसरे पे मलबा डाल देता है और खुद क्लीन चिट लेना चाहता है। तो सना यहाँ पे आप एक चीज का और खुलासा कीजिए कि ऑपोजिशन ने जो उनके अगेंस्ट इतना एहतजाज किया है, तो क्या उनकी कोशिशें धरी की धरी रह गई या कोई फायदा हुआ है उन्हें? बिल्कुल ऐसा ही, उनकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह पानी गई हैं। फेर और दिया। जब उनको कुछ ना मिल सका तो उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर जो है वो उन्होंने धरना शुरू कर लिया। बेसिकली जो रिवायती अंदाज है, मैंने इसीलिए स्टार्ट में कहा था रिवायती अंदाज है जो हमेशा होता रहता है। लेकिन मैं आपको इसका एक चीज बताऊं कि जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे यहाँ पर ओवरऑल कौमी असम्बली के अंदर जो लगा, मैं पूरी यकीन माने काफी लेट तक, रात के 12 बजे तक ये बहस कौमी असम्बली में चलती रही और मैं तो रात तक टीवी के आगे बैठी रही कि ये आखिर क्या हो रहा है मामला। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन हमारी एक आदत है कि हमें बड़ा पसंद होता है कि जो लाइव मनाजिर होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर आपने कौमी असम्बली का कभी जब बजट पास होता है या कोई कानून पास होता है तो वो जरूर देखा करें, बड़ा मजा आता है। ये बहुत अच्छी बात है, तो बीइंग अ इसका- रिस्पांसिबल सिटीजन ये होना भी चाहिए। होना चाहिए इंसान वही के वाली अंदर। बात है कि अगर आप डाउन हो रहे हैं, आपको कोई कॉमेडी मूवी देखनी है तो आप ये देख लें। हाँ, कौमी असम्बली का बजट आप शुरू कर लें या इनका कोई कानून देखें। आपको पता- अच्छा, मैं आपको पता है फौरन से लड़ाई हो जाती है। नॉट द ऑपोजिशन, वो जिस रिएक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर हो रहा होता है जी, ना जी, सारी जी। चीजें। तो मैं इस पे फर्दर आती हूँ कि इस पे मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 10 रुकन ऐसे थे जो कि वहां पर एब्सेंट थे और उसकी वजह से ओपोजिशन को बेसिकली ये मौका मिल गया कि वो उन्होंने कोशिश की कि वोटिंग जो है वो अगेन हो। और स्पीकर साहब को बड़ा उन्होंने एहतजाज करके ये डिसाइड कर रहे थे कि जो वोटिंग की गई है वो कोई दुरुस्त नहीं है, दोबारा से होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा ये वाकया जो है वो हुआ था। लेकिन मुझे बस ये बताएं, पास हो गया? हाँ, ये हो गया। अंडरस्टूड, स्टैंप लग गई। Yes. बताएं टैक्सेस किस किस पे लगे हैं, किस किस चीजों पे नहीं लगे। ठीक है, तो दिल थामे और मैं बताती हूँ आपको कि टैक्सेस जो है वो किस किस चीज पर लगे और किस किस चीज पर नहीं लगे। आप ये भी देखें, सबसे पहले हमारे टीवी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि आपको जो है वो बजट की ये अंदर की कहानी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीजें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इतना ज्यादा बताया जा रहा है। मैं आपको एक वेरी क्विकली मैं बताती हूँ कि जो 500 रुपए की मालियत के बेसिकली जो 200 ग्राम के जो दूध के डब्बे होते हैं उनमें जीएसटी नहीं लगा है। तो इस चीज को आप जो है वो हमेशा याद रखें, इन पर कोई जीएसटी नहीं लगा है। लेकिन 500 रुपए से ज्यादा की मालियत वाले जो फार्मूला मिल्क हैं उन पर जो है वो 17% जीएसटी लागू हो गया है इस मिनी बजट के अंदर। और फर्दर खवातीन के लिए ये है कि लाल मिर्च, नमक और जितनी भी ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती है उन पर भी मजीद जो है वो टैक्स छूट दी गई है। सो प्लीज इस पर जिस पे टैक्स लगाना था उस पे नहीं लगाया। यस, उन पे थोड़ी जो है वो टैक्स छूट दी गई है। इसके साथ साथ अब मैं आती हूँ बॉयज के लिए जो एक बड़ा लम्हा फिक्रिया वाला है, जरा दिल थाम लें आप। तो उस पर मैं आपको बताती हूँ कि इस मिनी बजट में खास तौर पर जो दरामद की हुई गाड़ियां होती है उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो इसीलिए मैंने कहा था जरा दिल थामे, इन पर जो है वो बेसिकली इमरान खान टैक्स साहब कट्टी पहले तो कम था पिछले कुछ टाइम तक, अब फिर से बढ़ा इसीलिए दिया है। हाँ, जितनी खास तौर पर लग्जरी आइटम्स हैं उन पर इस बिल में जो है वो टैक्स लगा दिया गया है। बाकी चीजों में टैक्स की छूट है। अब वेरी फाइनली किसी ने तो ये माना कि मेकअप इज अ लग्जरी आइटम। नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है जो अफोर्ड कर सकते हैं उस चीजों में टैक्स है और जो नहीं अफोर्ड की जा सकती उन चीजों में टैक्स नहीं है। एग्जैक्टली। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। देखिए एक चीज समझे कि लग्जरी आइटम्स क्या है। मैंने 4x4 इंपोर्ट की, ठीक है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है इस मुल्क में रहने के लिए। डिजायर्स और वांट्स में डिजायर और है। नेसेसिटीज कर लो जी, नीड्स और वांट्स में डिफरेंस है। नीड्स है आपका रोटी चावल, रोटी कपड़ा मकान, जो कि वो भी नहीं दे रहे, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा। दूसरा जो वांट्स है, मैंने फलाने एरिया में घर बनाना है कोई 2000 गज पे। देखें एक सिंपल सी बात है कि जो ये मिनी बजट है ना, ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा इशू होगा जो थोड़े से वेल ऑफ है और वो अफोर्ड कर सकते हैं। जो गरीब है उनके लिए सही है, Exactly. ठीक है, उनके लिए ऐसी कोई चीज है ही नहीं इस लिस्ट लेकिन में। जो ऑपोजिशन है वो उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाह रही है, जो कि हम नहीं चलाने देंगे। लेकिन इससे पहले कमर्शियल वाले हम पे बंदूक चला दें तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मिनी बजट पे। सिंपल सी बात है कि टैक्सेस देना जरूरी है।
हमारा चले, एक चीज समझे कि हमें गरीब मुल्क है, हम एक डेवलपिंग स्टेज में है, हम लोग डेवलप नहीं हुए अभी। तो वो वाली जो डिमांड्स और डिजायर्स है ना कि जो हमें लग्जरी 4x4 चाहिए, ये हमें ऑफ रोडिंग करनी है, यहाँ 2000 का बंगला चाहिए, तो प्लीज हेल्प योर नेशन राइट नाउ। इस नेशन को, इस मुल्क को आपकी जरूरत है एज कम्पेयर टू आपको अपनी जरूरतें पूरी करें, नीड्स पे फोकस करें एज कम्पेयर टू वांट्स, एंड सपोर्ट योर गवर्नमेंट टू। Yes, and support the government too. And being very honest, Imran Khan is the only person who's going to save this country. Apart from him, I don't think कि दिमाग में कोई बंदा भी दूसरा आ रहा है। मेरे भी नहीं। Having said that, देखिए इमरान खान की वजह से पूरी दुनिया में एक इमेज भी अच्छी जा रही है पाकिस्तान की। अगर हम बात करते हैं चाइना की, जितना रिलेशनशिप स्ट्रांग हुआ है पाकिस्तान के साथ इस टाइम, पहले कभी नहीं था। एंड दैट्स द आयरनी, बिकॉज चाइना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। मैं चाइनीज हुकूमत से अपील करूंगा कि प्लीज मुझे अपनी सिटीजनशिप दे दें, बिकॉज जितना मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ शायद आपकी गवर्नमेंट खुद नहीं कर रही होगी। चाइना से ताल्लुकात तो बहुत वक्त से अच्छे हैं, लेकिन अब और भी ज्यादा हम गुड टर्म्स पे आते जा रहे हैं। ऑब्वियसली वो आपस की हमारी जो कोलैबोरेशंस है, टेक्नोलॉजी का तबादला भी होता रहता है, और हमारे जो उनसे हम लेते रहते हैं चीजें, मतलब इस जहाज वगैरह की बात कर रही हूँ, और जो हमारे और भी बहुत सारे हैं। और यूनुस, इफ यू वांट, और क्या हमने इन्हें भी तो लिया है। जी जी, नहीं आपको चाइनीज सिटीजन चाहिए, सो मैरी अ चाइनीज गर्ल। I don't want to marry Chinese girl. Why not? मेरे बच्चे चिंटे पैदा होंगे, ऑब्वियस बुरा लगेगा, बट मैं देखिए मैं बेशक चाइना जाना चाहता हूँ, लेकिन थाईलैंड से किसी को इंपोर्ट नहीं कराया हमने, ठीक है सर। Having coming back to my topic, the news is China has announced their state-backed blockchain, एक पूरा एक बना रहे इंफ्रास्ट्रक्चर। NFTs, ये टर्मिनोलॉजी आप पिछले कोई 1 साल 1.5 साल से बड़ा सुन रहे हैं। NFTs है क्या ये? व्हाट इज दिस NFTs? तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि चाइना में, मैं आपको पहले थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं, चाइना में फेसबुक नहीं चलता, उनका अपना चंगबुक चल रहा होगा, वहां पे इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, व्हाट्सएप नहीं चल रहा, वहां पे अपना चंगा ऐप चल रहा होगा। ये अपनी एक NFTs की पूरी इंडस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, और ब्लॉकचेन, बिटकॉइन वहां पे बैन है, क्रिप्टो करेंसी बैन है, अपनी एक तरह से वो चीजें लॉन्च करना चाह रहे हैं। NFTs में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। NFTs क्या है? नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। फंजिबल मतलब जो रिप्लेस नहीं हो सकता, टोकन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैंने डेफिनेशन बता दी। NFTs क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर अनम कहती हैं कि अनम ने मुझे एक 5 बोरी का आटा दिया, और इन्होंने बोला यार मुझे तुम 1 हफ्ते बाद दे देना। अब बोरी का आटा मैं खा गया, आटा वो मैंने एक नया बोरी का आटा खरीद के इनको लाके दे दिया, ये कहीं हाँ ठीक है, और उल्टा खुश होंगी क्योंकि यार नया आटा आ गया। जब इंसान का पेट भर जाता है, जब वो अमीर हो जाता है, तो वो चीजों में वैल्यू ढूंढता है। जैसे फॉर एग्जांपल द बिगेस्ट पेंटिंग की बात करते हैं, मोनालिसा की एक पेंटिंग है। अगर अनम मुझे लाके देती है वो पेंटिंग, और मैं कहता हूँ 1 हफ्ते बाद दे दूंगा, और मैं आपको कोई और फोटो हाथ से बना के दे देता हूँ, अनम कहेगी नहीं मुझे वही पेंटिंग चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें वैल्यू है। जितनी ओनरशिप चेंज होती जाती है उतनी वैल्यू बढ़ती जाती है। इट्स अबाउट डिमांड। बिल्कुल। जो एक हायरार्की ऑफ नीड्स, एक थ्योरी थी जो मैंने एक्सप्लेन पहले भी की है, जो सबसे टॉप पे है वो सेल्फ एस्टीम वाले लोग हैं। वो फिर पैसे के लिए काम नहीं करते, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। वो बेसिकली मेजॉरिटी आर्टिस्ट होते हैं, फाइन आर्टिस्ट होते हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होते हैं। अब मोनालिसा पेंटिंग है फॉर एग्जांपल, मोनालिसा पेंटिंग को मैंने डिजिटलाइज किया और मैंने ओनरशिप बना ली कि मोनालिसा की जो डिजिटल पे जो इसका प्रिंट है या ये जो पिक्चर है ये मेरी ओनरशिप। अब अनम मुझसे खरीदेगी, आप कितने की बेच रहे हो? ये बिटकॉइन में हो रही है डीलिंग। एग्जैक्टली। बिटकॉइन अगर मैं बताता हूं कि बिटकॉइन इज इक्वल टू डिजिटल मनी एंड NFT इज इक्वल टू डिजिटल आर्ट। ठीक है। अब वो आर्ट सिर्फ पेंटिंग तक महदूद नहीं रहा। अब हमारे जो शो की मीम चल रही है, मैं मीम लगा देता हूँ, हमारी जो वायरल मीम हुई है मैं लगा देता हूँ NFT पे बेचने के लिए, मैं बना देता हूँ कि भाई ये बेचें तो लोग खरीदेंगे। अब NFT की जो मेरी मीम है वो NFT पे चल रहा है। म्यूजिशियंस, सिंगर्स, जिफ, ये वर्चुअल है सब कुछ, राइट? यू कांट टच इट, यू कांट फील इट, ऑब्वियसली इट्स ऑल डिजिटल। ठीक है, तो समझ में आ गया कि NFTs में आपका सिर्फ पेंटिंग नहीं, म्यूजिक भी जा रहा है, आपकी एक्टिंग्स भी जा रहे हैं, आपकी जिफ भी जा रहे हैं, आपकी JPEG भी जा रहे हैं। जिफ क्या आपकी पिक्चर्स भी जा रही है यूनुस, मतलब पिक्चर्स, सेल्फीज जो लोग हैं। एग्जैक्टली, यू कैन सेल इट, लेकिन उसकी डिमांड भी होनी चाहिए। अभी तो मैं फोटो लगाऊं कोई खरीदे नहीं, कुछ ना कुछ हो। सना की लगा दूं, आप लगाएंगे तो नहीं कोई खरीदेगा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि अगर सना की लगा दूं तो उल्टा ब्लॉक कर देंगे मुझे, तो ये भी एक इशू है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में जी, आपको लगता है कि पाकिस्तानी पीछे हैं? ना जानी ना, पाकिस्तानी भी आ गए इसमें।
अभी मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल जी। NFTs में जिसने अपना बेचा है। जी उर्शिया, आप बताएं, आपके मुंह पे मुस्कुराहट आई है। यूनुस, जो पिक्चर मेरे माइंड में आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये वही आदमी तो नहीं है जिनका नाम जो है मोहम्मद सारिम था और जी। डिसअपॉइंटमेंट फैन मीम के गाय के नाम से जो ऐसे खड़े हुए थे? अच्छा, वो डिसअपॉइंटेड फैन। जो वर्ल्ड कप में जो कैट ड्रॉप हुआ था आसिफ जी अली जी ने, जी, तो जो आया था। अब मैं आपको बताता हूं, उन्होंने सिर्फ वो एक और भी म्यूजियम में है। जी हाँ, उन पे इन लोगों न्यूज़ ने भी की किस- थी। इनने क्या किया, ठीक क्या है, किया? उनने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने अपनी वो जो पिक्चर है उसका एक स्टेप ऊपर लेके गए, उसको एक सीरीज बना दी। उसमें वो पायरेट में भी खड़े हुए, उसमें वो डॉक्टर के यूनिफॉर्म में भी खड़े हुए, तो वो डिजिटल बना लिया ओके। अपनी पिक्चर को डिजिटली। और कैश करके- इज सेल्फ ना। अब गेस करेंगे कितने की बिकी NFT में? मिलियंस में होगी फॉर श्योर। नहीं, जस्ट चेक, टॉक विद डॉलर्स प्लीज। 10, 20। ये आप 20-30 रुपए से बाहर निकले। $1 लाख। 1 लाख डॉलर। 1 लाख डॉलर। 1 आ गया ना, यस 1 आ गया ना इसमें भी। शून्य भी आया, शून्य। देखिए, $1 लाख। एक और बड़ी मीम अगर आपने देखा हो, वो आपको याद है, बहुत पहले आई थी, फ्रेंडशिप एंडेड विद मुदस्सिर। ये पिक्चर देखें, फ्रेंडशिप एंड विद मुदस्सिर, क्योंकि वो बाहर चला गया था मुदस्सिर, तो अब दोस्ती खत्म, अब कोई और दोस्त बन गया। ये पिक्चर कितने की बिकी? गेस। $49,000। जल्दी से मैं आपको क्विकली और बता दूं। बीपल एक बंदा है जिसने ये पिक्चर बनाई डिजिटल। ये देखें कितने की है, गेस करें। $69 मिलियन। ओह माय गॉड। जैक डॉर्सी, द को-फाउंडर ऑफ ट्विटर, उनकी पहली ट्वीट थी ये। ट्वीट देखें, उनकी पहली ट्वीट कि सेटिंग अप माय ट्विटर अकाउंट। ओह वाह। ये कितने की बिकी? गेस। कितने की बिकी? $2.9 मिलियन। इन सबको छोड़े मेरे नाम पर आए। ठीक इनके है। अल्फाज इतने महंगे बिक रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूं, इन्होंने वो जो पिक्चर थी, जो पहली ट्वीट का कॉपीराइट है, बेसिकली उस ट्वीट का कॉपीराइट बेच दिया एक मलेशियन बंदे को $2.9 मिलियन का। ठीक तो है। उन्होंने लिखी थी ना, जी, कि वो पैसे टाइप तो की उन्हें थी। मिलेंगे ना। हाँ, पैसे मिलेंगे। अब पता क्या, ये जिंदगी भी सेट हो जाती है इससे। अब मैं आपको बस ये बता दूं कि क्या है टोकन कॉन्ट्रैक्ट। क्या NFT, नॉन फंगिबल टोकन। ठीक है, टोकन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ब्लॉकचेन को हम किसी दिन और एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको बस ये क्विकली बता दूं क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में। मैंने और उर्शिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये पिक्चर है, फॉर एग्जांपल ये एक उंगली की पिक्चर है। ये पिक्चर आपको मैं बेच रहा हूं $10 की, ठीक है। इन्होंने कहा ये मैं पिक्चर आगे बेच रही हूँ सना को $12 की, लेकिन मेरे साथ जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो मैंने अपना बनाया, उसमें $10 के साथ मैंने लिख दिया एक सर्टेन परसेंटेज। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10% मुझे मिलेगा जब भी ओनरशिप चेंज होगी। ओके 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 ओके। ऑलराइट, तो ये इधर 20 का गया तो मेरे पास $2 एडिशन आया, तो मेरी तो लाइफ सेट। मैं तो जिंदगी बैठ के कमाऊंगा। वेरी नाइस। यूनुस, ये जितनी भी ट्रैवल होती जाएगी उतनी ही रकम जो है वो बढ़ती जाएगी। राइट। मैं अभी फौरन से जो है वो कर लेती हूँ अपनी कोई ना कोई। वो वाली बात है, देखिए आप अपनी पिक्चर ना लगाएगा, आप ब्लॉक ना हो जाए। लेकिन मुझे यहाँ पे ये चीज लगी, एक तो फेम गेम लगा कि आपकी पिक्चर, आप ही ने कहा कि आपकी पिक्चर की वैल्यू होनी चाहिए, आपकी म्यूजिक की वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये सेल आउट होगा। लेकिन इंटरनेट यहाँ पर NFT का जो दौर है, और इससे इतनी सारी चीजें जो फायदेमंद हो रही है, मतलब पूरी दुनिया में उनको कोई जानता भी नहीं होगा मोहम्मद सारिम को, और आज पूरी दुनिया जानती है। हमने याद है कि गुज़िश्ता एक एपिसोड में पूरी बात की थी हमने कि इनकी मीम से इन्होंने कितने पैसे कमाए। और अगेन वो यूनुस बता रहे हैं कि आगे पिक्चर जाएगी तो 2% और 2% और 2% और, तो या इनको पैसे मिल रहे हैं इसके। ऑब्वियसली। तो ये सोच के तो नहीं गए होंगे, और उस वक्त तो ये दौर भी नहीं था NFT वाला, मेटावर्स वाला। नहीं, उस टाइम सोच के देखें, एक बंदे को अल्लाह ने इज्जत दी, पूरी दुनिया पहचानने लगी वर्ल्ड कप के बाद, ठीक है। उन्होंने इस चीज को यूटिलाइज किया। यस, वहां तक बात सही थी, तब तक ये सब कुछ रियलिस्टिक लग रहा था। अब जो हो रहा है ना, वो दिमागी खलल पैदा कर रहा है। वो इंसानी अकल उस चीज को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। मुझे पता है इंसान को इतना उलझा दिया है टेक्नोलॉजी में, हकीकी दुनिया में और ख्याली दुनिया में, कि बंदा खुद उलझ के रह जाए। ये किस किस्म की पहेली है जो सुलझ ही नहीं रही है। लेकिन आप ये देखिए ना कि चांद नवाब, आपको पता है एक रिपोर्टर जो है उनकी कितनी ज्यादा ये एक वीडियो जो कि रैंडमली उनकी बनी थी, लेकिन अब देखिए उनकी वीडियो जो उन्होंने बेची थी इतनी ज्यादा महंगी, इसी तरह से मूवी में भी हुई, मूवी में इस्तेमाल की थी, इंडियन मूवी में सलमान खान ने हाँ। इस्तेमाल की। उसके बाद इन्होंने खुद अपनी जो एक वीडियो क्लिप थी वो जो है वो बेच दी। आप देखिए ये हो जाता है समटाइम, तो कभी हमारा भी हो जाएगा। मैं ये पीछे का फ्रेम बेचना चाहती हूँ। देखिए एक सिंपल सी बात है, वैल्यू आप ढूंढ रही हैं। अब एक समझे इंसान की मेंटालिटी, इस पिक्चर में आपने वैल्यू ढूंढी है, मुझे शायद वैल्यू ना दिखे उसमें। मैं तो शायद एक यही से कॉपी पेस्ट करूं, स्क्रीनशॉट दूं, मैं लगा दूं। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ना, ये जो दुनिया यूनिवर्स से मेटावर्स पे चली गई है, ये दुनिया इज ऑल अबाउट समथिंग इल्यूजन, फैंटेसी। No, मतलब it's not काफी fantasy. नॉन
इट्स नॉट फैंटेसी, लेकिन मतलब सुनने में ये बिल्कुल भी हकीकत वाली चीज नहीं लग रही ना। हाँ, हकीकत पसंद लोगों को तो मुझे लगता है ये चीज को हजम करने में भी कुछ वक्त आप लग चले जाएं जाएगा। 2000 साल पहले, उस टाइम अगर कोई बंदा अपना घर बनाता था तो लोग कहेंगे तुम घर क्यों बना रहे हो अपना, ये क्यों बना रहे हो, इसकी क्या जरूरत है, हम तो सब साथ रहते हैं ना तो खुले में। फिर जो नेक्स्ट 100 साल बाद किसी ने बोला मैं ये साइकिल रखना चाहता हूँ अपनी, बोले पागल तुम अपने पास क्यों रख रहे हो, हम पूरी सोसाइटी यूज करेगी, पूरा कल्चर यूज करेगा। सेम चीज, इंसान ट्रैवल करता जा रहा है, यूनुस, इवॉल्व वो होता जा रहा चीजें है। इंसान को फायदा पहुंचा रही हैं। इट्स द सेम थिंग, वो फिजिकल है, ये डिजिटल है। यूनस मेटावर्स को एक्सेप्टेंस जो है ना ऑडियंस बहुत को, वक्त आवाम को लगेगा। अभी वक्त लगेगा, क्योंकि 5 years from now on, Yeah. 5 years from now on, being very honest, I guess everything will go digitalized. it could be a decade. I'm telling you 5 years. I'm मैं कह रहा हूँ agree. इलन I'm मस्क का agree. पर्सनल राइट हैंड हूँ मैं, ओके, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक डिजिटल सिंगर। नो, हमें प्रैक्टिकली चाहिए, हम देखना चाहते हैं उन्हें, जी जी, हमें उनका बिल्कुल चाहिए। वजूद यहाँ चाहिए। प्रोड्यूसर साहब डिजिटल कैंसिल करें, हमें प्रैक्टिकल चाहिए। जी जी, ओके, आ रहे हैं ब्रेक के बाद, जो हमें एंटरटेन करेगा, आपको एंटरटेन करेगा, इन सबको एंटरटेन करेगा। मिलते हैं एक छोटे से एंटरटेनिंग ब्रेक के बाद। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीं ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। वेलकम बैक। इनके इंट्रोडक्शन से पहले मैं कहना चाहता हूँ जबीला तुम वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बगैर। On a serious note, what a performance। Yes. पिछले 5 साल से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, he is a martial arts teacher, वाओ, black belt in taekwondo। Please welcome Ahsan Mughal। वाओ, Thank you so much for this। Ahsan, मार्शल आर्ट्स कहाँ, सिंगिंग कहाँ, और ये टूटे हुए दिल के गाने कहाँ? What is this behavior, Ahsan? यूनुस, यार मुझे एक्चुअली बात ये है कि दर्द दोनों में ही है। जब वहां पर फाइटर मारता तब भी दर्द होता है, यहाँ बंदी मारती है तो दर्द होता है। वाह, फिजिकल पेन और दिल का पेन को क्या इन्होंने डिफाइन किया। वाह Ahsan। लेकिन ऐसे ना आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। मुझे सीरियसली ऐसा लगा था कि मैं किसी कैफे में बैठ के और कॉफी एंजॉय कर रही हूँ और इतने मजे से पीछे म्यूजिक लाइक गिटार। सीरियसली आपने हम सबको यहाँ पे ये तो साथ गाने लगे थी, इनको तो मैंने रोका कि प्लीज ऐसे आए हैं, उन्हें गाने दीजिए, वो बहुत अच्छा गा रहे हैं। जिसका काम उसको भाई। नहीं, सीरियसली माशाल्लाह, आप सिंगिंग तो बहुत ही अच्छी करते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि मार्शल आर्ट वगैरह जो है वो उसमें आप काफ़ी एक्सपर्ट है। और बाकी में जैसे कि कायनात ने बताया कि कैफे में बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे हैं और ये पीछे ये धुन चल रही हो तो बंदा कहीं का कहीं जो है वो चला जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी सना जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। मुझे ये नहीं पता ये क्यों इंजॉय कर रही थी, बट ये आज इंजॉय कर रही थी। नो डाउट, हकीकत बात है। लेकिन सीरियसली आपने बहुत अच्छा गाना जो है वो गाया है, आप गिटार भी बहुत अच्छी बजाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि दोनों ही जो है वो अलग अलग उसमें है,
बहरहाल हड्डी टूटने का जो एक, अगर आप, एक साइंटिफिक रिसर्च भी थी जिसमें ये चीज़ जो है वो प्रूफ हुई थी कि एक हड्डी अगर टूटे इंसान की, उसमें जो आपको पेन होता है, तो अगर आपका महबूब आपका दिल तोड़े तो वो 1 सेकंड का जो उसका सिर्फ कुछ अल्फाज होते हैं ना जो आपको वो बोल रहा होता है, तो आपको उसी तरह से दिल में चुभते हैं जिस तरह से इंसान की हड्डी टूटे। तो ये एक प्रूफ भी हुई थी चीज। लेकिन बहरहाल बस कर पगली, अब रुलाएगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप सिंगिंग इतनी अच्छी करते हैं माशाल्लाह से, तो आप फ्यूचर में इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे या फाइटिंग? एक्चुअली जो मार्शल आर्ट है दैट्स माय प्रोफेशन, okay. आई एम डूइंग दिस फ्रॉम वेरी लॉन्ग। तो मेरे लिए दोनों चीजें बराबर ही हैं, बट म्यूजिक से जो आपका एक इश्क होता है वो एक अलग चीज है। एहसन, मुझे एक चीज बताएं कि आप इंटरनेशनल भी कैंपिंग कर चुके हैं, पाकिस्तान में आप पढ़ा भी रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स के एटीट्यूड को लेके? या वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को प्रेफर करते हैं वहाँ पर लोग कि सबको मार्शल आर्ट आना चाहिए, जस्ट बिकॉज सेल्फ डिफेंस पाकिस्तान में इतना आम नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कंचे खेलने से फुर्सत नहीं। हकीकत बात है, वहाँ पर एक बिल्कुल ही अलग क्राइटेरिया चलता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ के बच्चों को पैदा होते ही अब वो मोबाइल ले लेते हैं। वहाँ पर जब तक आप एलिजिबल नहीं होगे उसके लिए वो तब तक आपको नहीं देंगे। सो ट्रू, वेरी नाइस। तो बहुत ज्यादा मतलब इसको परसेप्शंस कह सकते हैं, उनके परसेप्शंस डिफरेंट हैं, हमारे डिफरेंट हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल नॉस्टैल्जिक मोमेंट इट वाज। You made me remind of my college days actually. और आपकी आवाज और उस पे आपकी जो गिटार था, that was basically just like an icing on the cake. मुझे बहुत अच्छा लगा। एक bonfire हो और बीच और उस पे आपकी परफॉर्मेंस हो, मतलब that could be the best moment. I am literally so impressed. मुझे पता है आप वैसे पर्सनली अगर कोई बुलाए तो सवाल नहीं करेंगे। नहीं, मैं पूछ रही हूँ अगर इनको बुलाया जाए तो आप करते हैं पर्सनल कॉन्सर्ट नहीं, लाइक गैदरिंग्स वगैरह में? जी मैं कॉन्सर्ट्स भी करता हूँ और प्राइवेट गैदरिंग में भी काफी दफा परफॉर्म कर चुका हूँ। तो आई विल इनवाइट यू। आप कितने टाइम से कर रहे हैं ऐसे? आई एम डूइंग दिस अबाउट 5 years back. I've just started. आप कहते हैं कि जो मार्शल आर्ट्स है बेसिकली ये सेल्फ डिफेंस है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे पाकिस्तानी मर्द है उनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि उनके आगे शादी होगी? औरतों को भी आना चाहिए। एक्चुअली जब से YouTube बहुत ज्यादा आम हो गया है तो मुझे लगता है कि मर्दों को मार्शल आर्ट्स आना चाहिए, शादी के बाद खासतौर यानी कि आप भी डरते हैं कि शादी होगी तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो यानी कि आना चाहिए। उड़ते हुए बर्तन से कैसे बचेंगे मुझे बताया। ब्रेक का टाइम हो गया। हाँ, हर मर्द का ये इशू है, वो हमेशा ही शादी से पहले शादी से डरता ही रहता है। बहरहाल लेकिन आदत हो जाती है, जैसे सबको हो गई है। अच्छा, क्योंकि ब्रेक का टाइम है, ब्रेक भी जरूरी होता है, तो हम चाहेंगे कि एक और गाना हो जाए। उससे पहले हम थैंक यू सो मच कहेंगे आपको कि आप हमारे शो में, और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है फीडबैक इतना अच्छा आएगा कि हमें वापस आपको शो में बुलाना पड़ेगा। आपका गाना सुनते सुनते हम ब्रेक की तरफ चले जाएंगे। नींद ना आए तेरे बिना, नींद ना आए तेरे बिना, दिल घबराए तेरे बिना रे, चैन ना आए तेरे बिना। कैसे वो दिल थे कि तू ना जब पास थी, लेकिन वो दिल थे जुदाई जब रास थी। हाँ, अब क्यों सताती है हर पल हमें ये खुशबू तेरी, गूंजती है क्यों हंसी हर सू तेरी। नींद ना आए तेरे बिना, नींद ना आए तेरे बिना।
मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। ब्रेक से पहले हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त सिंगर मौजूद थे। क्या खूबसूरत आवाज थी, क्या वर्सेटाइल गिटार प्ले कर रहे थे और हमें बहुत अच्छा लगा। इट वाज जस्ट लाइक अ ट्रीट टू ऑल ऑफ आवर ईयर्स कि कुछ लोग देखने में बहुत अच्छे प्लेजेंट होते हैं, कुछ लोग गाने में बहुत सुरीले होते हैं। Are you saying he wasn't good looking? नहीं, मैं कह रही हूँ कुछ लोग दिखने में अच्छे होते हैं, कुछ लोगों की आवाज, मतलब हर किसी में कुछ ना कुछ स्किल अल्लाह पाक ने रखा होता है। बस ऑल यू नीड इज टू फिगर इट आउट कि वो है क्या, And utilize it. That is important. in a right way and don't waste yourself. इट्स ओके अगर आपको, इट्स बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त है वाली बात है। जब भी आपको पता चले उसको अच्छे से पॉलिश करें और उसमें पायनियर हो जाए तो ही एक्सेल कर सकते हैं। कहते हैं हमेशा वही प्रोफेशन चूज करना चाहिए जो आपको पसंद है। बिल्कुल। और उसमें मुझे अनम लगता है कि आप सही से आप परफॉर्म भी कर सकते हैं और सही से आप खेल भी सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि हम लोग कुछ ऐसा कोई शोबा है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, वो हमारे पसंद का ही नहीं होता, बट हम उसमें जो है वो एक्ट अच्छा नहीं कर पाते, जबरदस्ती अपने आप को एग्जैक्टली मनवाना पड़ता है। जैसे कि हम जॉब पर भी जाते हैं, हमारी पसंद की जॉब नहीं होती बट हमें करनी पड़ती है। बट वही बात है कि जब तक आप अपनी पसंदीदा जो शोबा है वो अपनाएंगे नहीं तो उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। वो कहते हैं वर्क विद प्लेजर नॉट विद प्रेशर। Yeah, exactly. Work smartly, guys. Yeah, and work hard as well. All right, guys. All right. लेकिन यहाँ एक लड़का है जिसने मुश्किलात में भी इस तरीके से हिम्मत और बहादुरी का सामना किया है कि उसने ये दिखा दिया है कि सलाखें भी उसके अज़्म को नहीं रोक सकती। वाह, क्या ही बात। वाह, वाह, वाह। वैलेंटाइन की बात तो नहीं कर रही आप? अल्लाह ना करे इस तरह की वाहियात चीजों की मैं बात करूं, ये कुछ भी नहीं है। वैलेंटाइंस तो अव्वल तो है ही अंग्रेजों का हमारा तो है नहीं, मैं तो मानती नहीं। मेरे कैलेंडर में वैलेंटाइंस नो, इट्स अ बिग नो। Okay. ठीक है, ओके। तो मैं बात कर रही हूँ एक लड़के की, एक बाहिम्मत लड़के की जिसने हिम्मत नहीं हारी है। नईम शाह उस शख्स का नाम है और उन्हें ICAP इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान की तरफ से 1 मिलियन की स्कॉलरशिप ऑफर हुई है। बट सनसनीखेज खुलासा ये है, बट ये कोई आम लड़का नहीं है जो अपने घर में बैठ के सारी सहूलियात के साथ पढ़ा। ये एक ऐसा लड़के who was behind the bar since What he was serving? last 11 years. Serving what? Or nothing. ओके नहीं, सर्विंग एक तरह से अपने आप को ही करे थे, क्योंकि अब देखिए कोई जेल में है, सलाखों के पीछे है और वो उन्होंने किसी का कत्ल किया था जिसकी वजह से उन्हें ये सजा हुई थी। लेकिन वहां पे उन्हें इस तरीके से फैसिलिटेट किया गया है क्योंकि उनके अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड होने की वजह से, और उन्होंने अपने फेलो प्रिजनर्स के साथ बातचीत करने से ज्यादा पढ़ाई को कंटिन्यू करना जरूरी समझा। और यही नहीं, उम्र कैद हुई है उनको, उम्र कैद जो कि 25 साल की है, तो जिसमें से अभी उनके 11th ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। और यही नहीं, अब इसमें एक और जो बात है जो मुझे भी थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी वो ये कि ना ही उन्होंने मतलब मैट्रिक एग्जामिनेशन भी वहीं पूरे किए और इंटरमीडिएट भी वहीं पे किए, उसके साथ साथ बेहतरीन नंबर्स तो वो लेकर आए ही हैं। बट यहाँ हैरत अंगेज बात ये कि टॉप 20 में उनका नाम आया है। Isn't it amazing? वेरी नाइस। तो एक निजी चैनल के साथ जब इस सिलसिले को लेके बातचीत का गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, तो जो सुप्रीडेंट हैं उनका नाम मैं मेंशन कर देती हूँ। एक तरह से अनसंग हीरो में ही इनको बोला जाएगा। ये आप लोग तय कीजिएगा कि ये अनसंग हीरो में आते हैं नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा कि आपकी क्या राय इस एक अनहोने से वाकये पे। तो इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, जो बहुत बड़ा उनके लिए हेल्पिंग हैंड बने, मैं उनका नाम यहाँ मेंशन करना चाहूंगी। दैट इज मोहम्मद हसन सैतो, जो कि सुप्रीडेंट थे। उनकी ज़ेरे निगरानी और उनके इस डिसीजन के बाद ही वो इस अंजाम तक पहुंचे कि आज टॉप 20 तलबा में उन्होंने पोजीशन हासिल की है। और उन्होंने उनके बारे में ये कहा है कि ये कैदी जो था ये बज़ाहिर तो कैदी है, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं, इसकी जो आदात है, नकलो हरकत है, वो कैदियों वाली नहीं है। अब पता नहीं किस बेसिस पे कहे, ये आप हमें बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल ठीक कहा ना आपने, जैसे कि आपने पूरा हमें न्यूज़ बताई और मैं स्टिल शॉक में हूँ कि जेल में, मतलब आपने पहले बताया उनकी अचीवमेंट, देन आपने ये सरप्राइज किया, हम सबको शॉक किया कि जेल में हैं और ये सारी चीज़। नईम शाह के बारे में मैंने ये पढ़ा था कि 19 मई को 2011 में ये जेल के अंदर गए थे। इन्होंने अपनी तालीम तो मुकम्मल की जैसे कि इन्होंने बताया, लेकिन साथ ही साथ उर्दू और अरबिक कोर्स भी किया है। और मैं आपको बताऊं, अनम ने ये बताया ना कि 20 टॉप के स्टूडेंट्स में इनका नाम भी है। इनकी परसेंटेज आई है 86 परसेंटेज है। और मैं आपको बताऊं, जेल के अंदर कैदियों को अपने पैसे आई थिंक कुछ काम करना
करना पड़ता है, डिसिप्लिन, कैरेक्टर। अब आप देखेंगे ये इनके पैसे जमा हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली तो ये काम भी कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, यहाँ पे बाहर लोग जो है फोकस नहीं हो पाते, वो जेल में होकर फोकस हो। दिस इज सच Exactly. अमेजिंग थिंग। मतलब सबसे अच्छी चीज ये है कि आपने चले अगर कोई गलती कर ली है और उसके बाद जो है सबसे जबरदस्त चीज ये है कि अगर आपको सजा हो गई है तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको जो सजा हुई है उसको आप किस तरह से जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। दैट्स रियली अमेजिंग कि आप पढ़ाई की तरफ आए। और जाहिर सी बात है जब इंसान पढ़ाई की तरफ आता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके दिमाग में उस वक्त जो है वो चेंज हो जाती है। मतलब जैसे आप पहले होते हैं वो चीज स्टडी के बाद बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही है सना आप। हौसले की बात होती है कि अगर आप कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो वो हौसला ही होता है कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा करता है कि अगर ये सिचुएशन आ गई है मेरे पास या मैं किसी बंद कमरे में फंस गया हूं तो पैनिक नहीं हुआ। मतलब आपने फौरी तौर पे जो है वो अपने माइंड को चलाया कि ओके ठीक है मैं फंस गया हूं, अब मुझे उम्र कैद की सजा हो गई है तो ठीक है अब मैं इस चीज को यूटिलाइज करूंगा कि ये नहीं कि उन्होंने यहाँ की इंटरेस्टिंग बात ये कि मैं इतने दिनों से इतने वक्त से फोकस होने के लिए एक मोटिवेशन ढूंढ रही हूँ अपने घर में, पूरी सहूलतों के साथ मुझे नहीं मिल रही और इस बंदे ने जेल में होके इतना कुछ, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल इस बंदे का कमाल है। यस जो भी है, बट तभी तो 1 मिलियन की स्कॉलरशिप मिली है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है कायनात कि आप अंदर से स्ट्रांग होंगे तो डेफिनेटली आप अपनी चीजों को विन कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने बताया कि नईम साहब ने जो है वो साहब ही बोलेंगे क्योंकि आपने जेल में बैठे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे सजा ही काटनी है और कुछ नहीं है मेरे पास काम करने को। बट वही बात है कि जैसे कि आपने ही बताया कि मुझे जो है वो एक इनसे आइडिया मिला कि वाकई में अपनी लाइफ में आप कहीं पर भी होंगे किसी भी सिचुएशन में होंगे तो आप कर सकते हैं। इट्स अबाउट पॉजिटिविटी। नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिविटी कैसे ढूंढ लेते हैं। और सल्यूट टू अ पर्सन लाइक दिस जिनको उम्र कैद हुई है। इट्स अ बिग थिंग। बट डू यू नो दैट कि इन आवर सोसाइटी अगर जब इनकी ये सजा पूरी हो जाएगी, डू यू थिंक विल द सोसाइटी एक्सेप्ट हिम? मुझे नहीं लगता। अपनी कारकर्दगी से मनवा लेंगे। देखिए अभी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मोहम्मद हफीज साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान किया रिसेंटली और उन्होंने कहा कि मेरा जो लो पॉइंट था अपना क्रिकेट करियर में वो ये था कि जब मैंने जो चेयरमैन थे उस टाइम पीसीबी के उनके पास में गया कि मैच फिक्सर्स जो हैं इनके साथ मैं नहीं खेलना चाहता। तो उन्होंने कहा आप वो तो खेलेंगे, आपको खेलना तो खेले वरना आप जा सकते हैं। तो उनका लो पॉइंट उन्होंने ये बताया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एज अ सोसाइटी, क्योंकि मोहम्मद आमिर एक मैच फिक्सर रहे, स्पॉट फिक्सिंग की उन्होंने अपनी सजा ले ली ना। मतलब अब इनका मर्डर का केस आई डोंट नो कि कितनी लोग इतना दिल में रखते हैं माफ करने का जिगरा या नहीं। बट ऑन दी कॉन्ट्री ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें नहीं करना लोगों के साथ काम। आई होप जब इनकी ये सजा पूरी हो तो इनको एक अच्छी नौकरी भी मिले। ये एक अलमिया भी है हमारे मुल्क का कि आपने 100 नेकी की होगी, आपने एक बुराई की, सारी 100 नेकियां ना लोग गटर में डाल देंगे। एग्जैक्टली सेम गो एंड द वाइस वर्सा। तो आई होप कि ये सब क्लियर हो। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये ही इज वन ऑफ देम। बहुत सारे, ये तो सेंट्रल जेल कराची की न्यूज है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे बहुत सारे पंजाब में जेल है, वहां पे लोग पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह देखिए सजा दे दी जो हमारे मुल्क ने, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये सजा है। सजा के बाद ही इज क्लियर। अगर आप रियलाइज कर रहे हैं कि आपसे गलती हुई है तो जब आपको खुदा माफ कर दे तो फिर इंसानों का, मुझे लगता है कि इंसान फैसला ना करे कि ये इंसान बुरा ही है और ये कभी चेंज नहीं हो सकता। It's a debatable thing. We can go further. ब्रेक का टाइम हो गया। मैं एक चीज सिर्फ कहूंगी क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। मेरी ये तमाम तर जो हमारे नौजवान देख रहे हैं उनसे अपील है कि प्लीज अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी काम ऐसा ना करें कि आपके ऊपर FIR जो है वो दर्ज की जाए। क्योंकि एक FIR सिर्फ अगर आपके ऊपर दर्ज भी की जाती है किसी थाने में तो आपकी जो जिंदगी होती है उसमें वो कभी मिट नहीं सकती FIR। आप जब किसी भी सरकारी ऑफिस में जाएंगे, किसी भी सरकारी जॉब के लिए जाएंगे, आपके सामने खड़ी हो जाएगी वही FIR, चाहे वो आपके लिए जो है वो किसी छोटे से बाइक एक्सीडेंट के लिए ही क्यों ना दर्ज की जाए। मैं डिसएग्री विद योर पॉइंट। अगर आप नहीं कर सकते, मैं कानूनी तौर के मुताबिक नहीं, आई डिसएग्री। आई एम टेलिंग यू, ब्रेक का टाइम हो गया। मैं जल्दी से बता दूं कि अगर आप जेल जाते हैं, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड स्टेप। अगर आप जेल जाते हैं तो फिर आप बाहर निकल के पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान भी बन सकते हैं। तो टाइम हो गया ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक आज आपके साथ शेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक वॉइस नोट का जिसका हमें बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। आप भी इसी तरह से जो है वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो अपना वॉइस नोट सेंड करना है। इसी के साथ साथ आप हमें जो है वो अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि हमें किन टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए, कौन सी चीजें हैं हमारे प्रोग्राम
प्रोग्राम में जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। यूट्यूब पर जाएं, कमेंट्स करें, इसी के साथ फेसबुक पर भी जाकर जो है वो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। सारी चीजें आपके पास है, देर किस बात की है, इसके बदले में हम आपको बेशुमार इनामात दे रहे हैं। सो जल्दी कीजिए। अब चलते हैं अपने वॉइस नोट की तरफ कि कौन कहाँ से है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तबस्सुम वसीम है। मैं स्कूल की प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। मुझे आप लोग को मुबारकबाद देनी थी। आप लोग का शो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आप लोग का शो मॉर्निंग में मिस कर देती हूँ, बट मैं इवनिंग में अगर मिस हो जाए तो मैं यूट्यूब पे देखती हूँ। आप लोग का शो बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे आप लोग से बच्चों के हवाले से डिस्कशन करनी थी। आजकल माँ बाप बच्चों पे इतना प्रेशराइज कर देते हैं उनकी एजुकेशन के हवाले से, तो मुझे उसके बारे में आप लोग से डिस्कशन करना था कि आप लोग इसके हवाले से कोई शो ऑर्गेनाइज करें जिसमें बच्चों को, माँ बाप को अवेयरनेस हो कि बच्चों को इतना प्रेशराइज मत करें एजुकेशन के हवाले से कि उनकी फ्यूचर मतलब वो इतने प्रेशराइज ना हो कि वो डिप्रेशन या किसी गलत काम में लग जाए स्कूल्स में, या कोई काम ऐसा ना हो जिससे वो भाग जाए। अभी रिसेंटली एक केस हुआ है, मेरे सामने आया है कि बच्चा घर से भाग गया है। उनके माँ बाप ने इतना प्रेशराइज किया था बच्चे को स्टडीज के लिए, तो वो घर छोड़ के चला गया और माँ बाप अब परेशान है, वो उसको ढूंढ रहे हैं। तो मैं चाह रही थी कि आप लोग इस तरह का शो अपने मॉर्निंग शो में इस तरह का कोई चीज़ करें तो अच्छा अवेयरनेस पैदा हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी कीमती राय जो है वो हमें दी। इसी तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जो आते हैं उनके टॉपिक की तरफ, रिसेंटली जो है वो अभी एक वाक़या भी हुआ है। अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने इसी के बारे में बात भी की थी। जो एक मैट्रिक की जो है वो स्टूडेंट थी जिसने खुदकुशी कर ली बाकायदा, सिर्फ इस चीज़ पर कि उसके जो मेडिकल के जो एग्ज़ाम में नंबर आए हैं वो कम आए हैं, और उनके वालिदैन ने जो उनसे एक्सपेक्ट किया था उससे उन्होंने जो है वो नंबर कम लिए थे, जिसकी वजह से एक कीमती जान से हाथ धोना पड़ा उनके वालिदैन को। और हमारे लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा लम्हा फिक्रिया है जिस तरह से बच्चों को प्रेशराइज़ किया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, हर इदारे के अंदर अगर हम बैनुल अक़वामी सतह पर भी बात करें तो मैं एक रिसर्च करी थी जिसके मुताबिक ये चीज़ वाज़े तौर पर पता चली थी कि तमाम जो, अगर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, आप वहाँ पर अगर किसी भी तालीमी इदारे में जाएं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ पता चलेगी कि वहाँ पर एक अलहदा ऐसी क्लास होती है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की जो है वो सेल्फ़ काउंसलिंग की जाती है, यानी कि वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, उनके अंदर कौन सा टैलेंट है। देखें, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर मौजूद है। सिर्फ़ और सिर्फ कमी इस चीज़ की है कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, सही वक्त पर आपको कोई नहीं बताता कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। ये उंगली है ना, अगर आप इसको इस साइड पर मोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी हड्डी टूट जाएगी। ये इस साइड नहीं मुड़ेगी, ये इसी साइड मुड़ती है। तो प्लीज़, जो इंसान, आप खुद देखें कि अगर आप क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, आप स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आपसे चीज़ें याद नहीं होती, आपको मैथ्स के कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फार्मूले जो समझ नहीं आते, आपके वालिदैन आपसे कहें कि जाओ बेटा आपने इंजीनियर ही बनना है। क्यों आखिर ये हमारे माशरे के अंदर जो है वो वालिदैन इतना प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि आपने डॉक्टर ही बनना है, हालांकि वो डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि उनसे मेडिसिन नहीं याद होती, उनका जो हाफजा है वो कमज़ोर है। तो इस चीज़ को देखें कि आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है। सबसे पहले अपने बच्चे की खुद काउंसलिंग करें, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी भी काउंसलिंग करें कि आप बच्चों को किस तरह से हैंडल करें। जी सना, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैडम तबस्सुम साहिबा, आप स्कूल की प्रिंसिपल हैं तो हमसे बहुत बेहतर आप चीज़ें जानते हैं, लेकिन आपने डेफिनेटली सिर्फ ये ऑडियो इसलिए सेंड किया होगा क्योंकि हम भी एक मरहले से गुजरे हैं। जब हम स्कूल लाइफ में थे तो हमारे पेरेंट्स भी किस तरह से, और हम इस प्लेटफॉर्म में हैं तो बहुत सारे वालिदैन भी देख रहे होंगे, बच्चे भी देख रहे होंगे, और किसी भी इंसान को जब हमारी बात समझ आ जाती है, या कोई भी इंसान, जैसे फीडबैक भी, अब पर्सनल भी जो फीडबैक मुझे मिलता है तो मैं उस वे में भी बात कहूँगी कि बातें पहुँच रही हैं, अब अमल करना तो आप लोगों पर है, हम सिर्फ आप लोगों को बता सकते हैं। जनरेशन गैप के हवाले से भी मैं बात करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले के दौर में अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के माँ बाप
इतने पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसे भी लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं इतनी उन्होंने तालीम हासिल की, लेकिन वो खुद बहुत आगे चले गए। लेकिन अब की जो बात है, जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसी तरह एजुकेशन भी है। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं वो इलिटरेसी को ख़त्म कर रहे हैं पढ़ाई की तरफ। अब हर किसी को है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर किसी अच्छी डिग्री उसके पास होगी तो किसी अच्छी पोस्ट पर होगा। जब ये प्रेशर आप बच्चों के अंदर, उनके दिमाग में, उनके छोटे से दिमाग में बचपन से डालने लग जाते हैं, तो बच्चा इतना वीक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अपनी जो शौक होती है, अपना जो जुस्तजू होता है, जो एबिलिटी होती है, वो खत्म होनी स्टार्ट होती है। बच्चे, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही, प्लीज पेरेंट्स बुरा मत मानेगा और मुझे जज मत करेगा, मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपके बच्चों को आपसे बेहतर जो है तालीम दे सकती हूँ या समझा सकती हूँ या समझ सकती हूँ। आप अपने बच्चों का बेहतर समझते हैं और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बिठाएं, उनके साथ काउंसलिंग करें, आप अपनी भी काउंसलिंग करें, लेकिन उनसे पूछें कि जिंदगी में वो क्या करना चाहते हैं, और फिर उस हिसाब से उनकी जो जिंदगी का जो सफर है वो स्टार्ट करना। कायनात, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगी जो कि स्पेशल होते हैं। आई मीन पढ़ाई के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो बच्चे कुछ स्पेशल होते हैं कि उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती या ऊपर से निकल जाती हैं, या एग्जैक्टली जैसे आप लोगों को पता होगा कि एक मूवी भी बनी थी आई मीन उस बच्चे पर, कि वो स्पेसिफिकली उसका माइंड जो है वो लिखता कुछ है और होता कुछ और है। कुछ बच्चों को जो है वो सिंड्रोम्स होते हैं, ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती, ये थेरेपीज और इनको जो है वो स्पेसिफिकली बच्चों को समझाया जा सकता है या उनकी काउंसलिंग की जा सकती है। और वही बात मैं कहूंगी कि जितने भी माँ बाप देख रहे हैं ये प्रोग्राम और जितने भी सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, तो प्लीज उनके ऊपर जरूर काम कीजिएगा, क्योंकि बच्चों को समझते नहीं है और कहते हैं कि ये बच्चा जो है वो पढ़ने के काबिल नहीं है, या तो उसको किसी दुकान में बिठा देंगे, या तो अगर बच्चियों की बात आएगी तो बच्चियों की बहुत कम एज में शादी की जाती है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि बच्चों को ना समझने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो पढ़ाई से उठाकर और दूसरी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे और शायद वो ज्यादा काम कर पाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनकी काउंसलिंग और ट्रीटमेंट की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। ट्रू, वेरी सैड बिटर रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। देखिए, तालीम और तरबियत सबसे पहले तो मैं मानती हूँ इज अ मस्ट हैव इन एवरीवन्स लाइफ, लेकिन बात यहाँ पे ये होती है कि मैं जानती हूँ हर वालिदैन जो है कंसर्न होता है अपने बच्चे को लेके कि वो एक शाइनिंग स्टार बने, उसका फ्यूचर ब्राइट हो, जो कि जायज़ है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन क्या है ना कि जो आपका था क्वेश्चन वो ये है कि हम प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। अब आप प्रेशराइज करेंगे तो उसको जो बनना है ना वो आपके प्रेशर की वजह से बनेगा ही नहीं, उसका कॉन्फिडेंस शाटर होने लगेगा, आइसोलेशन में चला जाएगा, डिप्रेशन का मरीज बन जाएगा। तो आप क्या रेस करें? वी टीच आवर चिल्ड्रंस टू बी परफेक्ट। हम उन्हें ये क्यों नहीं टीच करते कि भाई आपको जो बनना है आप हमें वो बताएं, हम उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से जो आने वाला कल है हमारा भी सेफ इनसिक्योर होगा और उनका भी होगा। द वेरी मेजर प्रॉब्लम इज कोई बात करना पसंद नहीं करते। Exactly. बैठे हैं अपने बच्चों के साथ, उनकी सुने वो क्या बनना चाहते हैं, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक। पहली कोताही तो वालिदैन की तरफ से ये आती है कि बातचीत बिल्कुल नहीं रही है, कनेक्शंस कट गए, फोनों पे हो गए और आपस में लोग एक दूसरे को बैठ के बात करना या वक्त देना पसंद नहीं करते। फिर नंबर 2 सबसे बड़ा जो मिसिंग पॉइंट है वो ये है कि खाना खाने के लिए वालिदैन के साथ अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं। आजकल फैमिलीज बहुत मॉडर्न हो रही है, ठीक है, एक्सेप्टेबल, लेकिन जो चीज करने की जरूरत है वो तो करें। आप साथ बैठ के खाना नहीं खाते, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते, आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है आगे, बच्चा क्या करना चाहते हैं। तो जब तक वो ख्यालात का तबादला नहीं करेंगे, सोशल नेटवर्किंग नहीं करेंगे, डिजिटली नहीं, इन पर्सन सामने बैठ के, दैट एक्चुअली वर्क्स। आप ये करके देखिए, बहुत सारे मसले आपकी पहेलियां एक एक करके खुद ही सुलझती जाएंगी। बहुत बहुत बड़ा गैप है ये, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा गैप है। और मैडम तबस्सुम, आप प्रिंसिपल हैं और सबकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स होती हैं प्रिंसिपल को लेके, बड़ी नेगेटिव फीलिंग्स होती है। जब हम बच्चे थे कि प्रिंसिपल आ गई, अब सीधे हो जाओ, भाग जाओ, कहीं छुप जाओ, बाथरूम में छुप जाओ। मैडम तबस्सुम, आपको मैं ब्रेक के बाद अपना ओपिनियन दूंगा, शायद आपको वो बुरा लगे, शायद मैं हार्श हो जाऊं। आई एम सेइंग सॉरी इन एडवांस। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि बेसिकली जो उनका सवाल था मैडम तबस्सुम का, जो एक प्रिंसिपल है एक निजी स्कूल में, उन्होंने कहा कि जो बच्चे प्रेशराइज हो रहे हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से कि वो पढ़ नहीं पाते, और फिर अभी एक मैट्रिक की लड़की ने सुसाइड भी किया अनफॉर्चुनेटली, बहुत मे गॉड ब्लेस हर सोल। आई वांट टू टेल यू मैडम तबस्सुम, ये पेरेंट्स प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ योर स्कूल सिस्टम, बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम, तभी ये रीजन हो रहा है। जो मार्क्स की रेस लग गई है उस वजह से बच्चे पागल हो गए हैं। और पागल में ये नहीं कह रहा कोई मजाक में, असल में पागल हो गए हैं। एलन मुश्क कहते हैं कि कोई भी बंदा या बंदी उनके पास अगर आएगा या आएगी
तो वो उसकी डिग्री नहीं देख के उसको जॉब देंगे, उसका स्किल देख के करेंगे। अ पीस ऑफ पेपर वोंट डिसाइड हाउ टैलेंटेड आई एम। ये ट्रू है। पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, हम लोग फंसे हैं अपने 30 साल पुराना सिलेबस में। एजुकेशन सिस्टम की वजह से बच्चे पागल हो रहे हैं, प्रेशराइज हो रहे हैं। एग्जैक्टली। आप अपने बच्चे को समझें, आपका बच्चा शेर है, ठीक है, सना का जो बच्चा है वो एलिफेंट है, कायनात का बच्चा मंकी है। मैं आपको बता रहा हूँ एनिमल की एग्जांपल दे रहा हूँ, वो नहीं असल में मंकी नहीं, लेट्स एग्जांपल दे रहा हूँ। पेरेंट्स सुने, आप तीनों को खड़ा कर दें, एक स्कूल सिस्टम जो हमारा, तीनों खड़ा है, एलिफेंट खड़ा हुआ है, शेर खड़ा हुआ है और बंदर खड़ा हुआ है। तीनों को खड़ा कर दिया, बोला दरख्त पे चढ़ के दिखाओ, ठीक है, एलिफेंट तो रह गया। अब जो शेर और बंदर है वो तो चढ़ गए। उन्होंने बोला शेर चढ़ सकता है, नहीं चढ़ सकता, बिल्ली ने सिखाया, शेर की नानी ने नहीं सिखाया, शेर और एलिफेंट नीचे रह गए। ऊपर से बंदर कह रहा है हा 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 हा, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम डम हो। वो तो प्रेशर में। अब आ जाए वो दूसरी चीज, शेर ने शिकार करने का क्या, तीनों को शिकार पे खड़ा कर दिया, शिकार कर गया, शेर करके आ गया, एलिफेंट स्लो था, बंदर चोरी करके आ गया, तो बाकी एलिफेंट पे हंस रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी क्या क्वालिटी है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उस बच्चे को उसमें यूटिलाइज होने दें। Exactly. बीबीए, जल्दी से मैं बता दूं, बीबीए जो हमारे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, बहुत बड़ी डिग्री है, जो कि 10 साल पुरानी, बड़ा एक बूम आया था, इफ यू रिमेंबर बीबीए का। इतने बीबीए ग्रेजुएट्स हो गए कि जॉब नहीं है। और बीबीए यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली बड़ी, आई एम बीइंग वेरी एम्बैरेस्ड टू से दिस, कि बीबीए के स्टूडेंट से पूछा जाए कि बिजनेस के बारे में क्या है, थियोरेटिकल सब पता है, बिजनेस करना तो सिखाओ। हमारे यहाँ मसला ये कि हम लोग मशीन्स बना रहे हैं कि जो बच्चा पास होगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, उसको जॉब मिलेगी। ये मेंटालिटी, ये गुलामों की मेंटालिटी होती है, ये अमीर मुल्कों की मेंटालिटी नहीं होती, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। लास्ट में बस मैं एक चीज बता दूं, बहुत ही एक अफसोस की बात है कि हमारे जो पेरेंट्स करते हैं, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, असलम के बेटे ने, जो उनके पड़ोसी रहते थे, असलम के बेटे ने ना 99 मार्क्स लिए। बेटा तुमने क्यों नहीं लिए? वो असलम का बेटा है, वो अच्छा है पढ़ने में, आपका बेटा जो है वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये गेमिंग में अच्छा है। नहीं, असलम का बेटा। देखिए, एक सबसे बड़ा मसला यही है, कंपेयर करते हैं आप बच्चे को, आप प्रेशराइज करते हो। उसको देखो, उसके बेटे को देखो, उसको बेटे को, अपने बेटे को देखो। एक ऐसा सीन भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पड़ोस में रहते हैं चाचा असलम, मैं उनके पास जाऊंगा, अंकल असलम मैं सीए करना चाहता हूँ। बोलेगा गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। चाचा असलम का जो बेटा है वो आके बोलेगा ना, अब्बू मुझे सीए करना है। तू करेगा? तेरी शक्ल है। ये भी एक दूसरे के बच्चे पे भरोसा है, अपने के बच्चे पे भरोसा नहीं है। तो उसको वो गुंजाइश दीजिए, वो लेवरेज दीजिए कि वो एक्सेल कर सके अपनी एक्सपर्टीज में। एटलीस्ट मोटिवेट करें अपने बच्चों को कि यस यू कैन डू इट। यूनुस, आपने बहुत खूबसूरत बात की, जिस तरह से आपने कंपेयर किया है कि माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। फिर आपने एग्जाम्पल भी दी वो जानवरों की कि किस में क्या खासियत है, ये वही जानता है। और हर इंसान में, मुझे लगता है, मैं स्पेसिफिक यहाँ पे इंसानों की बात करूँगी कि हर इंसान में एक टैलेंट है, लेकिन कभी कभी एजुकेशन, आपका बिहेवियर, आपका मतलब माशरे का, वो कहते हैं ना तहजीब, इंसान भूल जाते हैं। इंसान जब अपनी इंसानियत खो बैठता है तो वो दरिंदगी की एक एग्जाम्पल बन जाता है, और वो इबरतनाक, मुझे लगता है उसे एक सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे इंसान ऐसा करते हुए 100 बार सोचें। क्योंकि कोई ना कोई इंसान, देखिए, मैं अगर पॉजिटिव हूं तो मैं पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करूंगी, लेकिन अगर कोई नेगेटिव है तो वो नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट हर कोई करता है, बुरा इंसान को ही उसकी हौसला अफजाई करता है। मैं बात करूंगी उस्मान मिर्जा के केस की। सब लोगों को पता है कि आज ये जो केस है टॉप ट्रेंडिंग में आ रहा है ट्विटर पर ना ही कि सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया से लोग बात कर रहे हैं इस केस के ऊपर। क्योंकि जब इंसानियत की बात की जाती है ना, तो बॉर्डर्स भी कभी कभी, सरहदें भी हट जाती हैं। कभी मुल्क की बदनामी होती है तो कभी खानदानों की बदनामी होती है। मैं अगर आपको बताऊं उस्मान मिर्जा का वो केस, जो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन मैं जल्दी से इस केस को बताते हुए गुजरूं जिन लोगों को नहीं पता, और अगर वो ये यूट्यूब पे भी वीडियो देख रहे हैं। उस्मान मिर्जा वो शख्स था जो किसी के घर में घुसकर नाजेबा वीडियोस उसने बनाए, एक लड़का और लड़की को टॉर्चर किया और उन्हें बहना जो भी उस टाइम की अजियत थी वो दी। और वीडियो में बार बार वो अपनी शक्ल जो है ना प्राउड के साथ, जो इतना प्राउड कर रहे थे कि मतलब ऐसे प्राउड कर रहे थे कि जैसे वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। बट एनीवेज, उसके बाद जब यही कार्रवाई की गई, ये वीडियो वायरल हुई। आजकल जो सोशल मीडिया है, इस पे यही अच्छी बात है कि बहुत सारी चीजें जो छुपनी चाहिए भी होती है, मतलब मैं कहने का मकसद ये है
कि कभी कभी हम कहते हैं कि किसी की घर की इज्जत नीलाम हो गई। इज्जत, आप लोगों ने इज्जत को क्या समझा है? अभी भी लोग उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं ये शादी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, XYZ की शादी कर ली नहीं कर ली, मैं उस बहस में नहीं जा रही। मेरा टॉपिक ये है कि इस टॉपिक को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, या इस न्यूज को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, ये मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिन पे मुझे बहुत फख्र है, और आज तो मैं कहूंगी कि बीइंग अ गर्ल मैं अपने आप को इस मुल्क में बहुत महफूज फील कर रही हूं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि रियासत और इंसाफ किसी की जागीर नहीं है। वाह, क्या बात है। दिस इज ऑल अबाउट तहरीक इंसाफ, इंसाफ। यस, इमरान खान साहब ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि बेशक कि उस्मान मिर्जा कितना ही पावरफुल अपने आप को समझे, लेकिन अब वो कभी भी जो है जेल से नहीं छूटेंगे। यहाँ पे भी बहुत सारी बातें हो रही हैं क्योंकि विक्टिम ने उस्मान मिर्जा को और उनके साथ तमाम मुजरिमों को पहचानने से इनकार कर दिया है, जबकि जो विक्टिम खुद हैं उन्होंने बाकायदा इनकी निशानदेही की, इन्हें पहचाना, और फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट है वो तक मौजूद है, ऑडियो तक का जो है प्रूव आ चुका है। बट एंड टाइम पे जब ये केस उठा और मीडिया ने इस केस में बहुत आवाज उठाई है, हम अवाम ने बहुत आवाज उठाई है, आप लोगों ने बहुत आवाज उठाई है, इसलिए अब अवाम आ चुके हैं गुस्से में, शौक भी है, परेशान भी है, हैरान कुन उनकी तरफ से बहुत सारी ट्वीट्स भी की जा रही है, लोग इस पे बहुत बात कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने तो कहा है कि मेरी लीगल टीम, मैंने अपनी लीगल टीम को टास्क दे दिया है और ये केस ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सवाल ये पैदा हो रहा है कि उस्मान मिर्जा और उनके साथ तमाम जितने भी साथी हैं, जो मुल्जिम हैं, क्या वो छूट जाएंगे? यहाँ बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये बात जान के कि जो विक्टिम्स हैं उन्हें किस लेवल पे जाके प्रेशराइज किया गया है कि उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया कि हम इन्हें नहीं पहचानते, उन्होंने खुद पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि असल मुद्दा ये नहीं होगा, ऑब्वियसली जानते होंगे, लेकिन उनको भी दबाव में लिया जा रहा है और अवाम जो है काफी इस वक्त तहश में आई है, क्योंकि ये मुद्दा वाकई बहुत हसास है और सिर्फ अवाम ही नहीं, गवर्नमेंट लेवल तक पहुंच चुका है और पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि इसे मंजर आम पे आना चाहिए ताकि देखने वालों को सबक मिले और दोबारा इस तरीके की चीजें ना हो। यहाँ पे चौधरी फवाद हुसैन साहब ने भी ट्वीट किया अपने ट्विटर के अकाउंट पे, वो मैं आप सबके साथ लफ्ज बा लफ्ज शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि उस्मान मिर्जा जीटी रोड रेप केस और जतोई केस हमारे निजाम इंसाफ के लिए चैलेंज है। सवाल ये है कि ये केस रोजाना की बुनियाद पे क्यों नहीं चल रहे और उनको अमूमी मुकदमों के तौर पर क्यों लिया जा रहा है। प्रोसिक्यूशन और अदालत अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इन केसेस को मंतकी मकाम तक पहुंचाना रियासत का फर्ज है। हकीकत बात है, बिल्कुल सही बात कह रही है नम आप। और मैं यहाँ पर इसी चीज का जो है वो बताऊंगी भी सही कि जिस वक्त जो शाहरुख जतोई का केस हुआ था, अफसोस के साथ जो है ये बात हमें हमेशा कहनी पड़ती है कि विक्टिम्स जो है उनको इतना ज्यादा उस हद तक प्रेशराइज किया जाता है। देखिए, उनकी जानों को भी खतरा होता है। आप ये भी तो देखें, ये जो उस्मान मिर्जा है उसको मैं जानवर भी नहीं कहूंगी, क्योंकि जानवर भी अच्छे होते हैं। जिस तरह का वो बंदा है, बेसिकली जब वो इस तरह की हरकत कर सकता है तो सोचे कि खानदान को वो किस हद तक प्रेशर में ला सकता है, उनकी तो जान का खतरा होता है उनको। तो ये जब शाहरुख जतोई का केस हुआ था उसमें भी सारी चीजें वाज़ेह थी, तो उस वक्त जो फैमिली थी उन्होंने भी ये बाद में यही कहा था कि नहीं, हम तो शाहरुख जतोई जो है उनको नहीं जानते, हमें नहीं पता। उसके बाद जो है सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया था, क्योंकि ये मामला जो है वो हुकूमत का है, यानी अब मामला जो है वो रियासत के खिलाफ जुर्म करने का है, तो अब जो हक बनता है वो रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम तर इस पर जो है वो उसको सजा भी दे, फैसला भी सुनाए। तो इस केस में भी इसी तरह है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सना। जैसे कि आपको पता है कि कुछ केसेस हैं जो कि प्रेशर की वजह से दर्ज ही नहीं होते। सोशल मीडिया में अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती तो ये सामने आती ही नहीं और ये पता ही नहीं चलता। ये केसेस, ऐसे कई केसेस हैं जो कि सामने ही नहीं आते और पता ही नहीं चलता कि लोगों को किस तरीके से कर्ब से गुजरना पड़ता है और कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है कि लोगों की बॉडीज को जो है वो काट दिया जाता है, तो वो बिल्कुल बांध दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, कोई पता करने वाला कोई भी नहीं होता। मैं ये कहना चाहूंगी कि इनको जो है ऐसे लोगों को इबरतनाक जो है वो सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, इस मुल्क का अलमिया ये है कि जो चीज़ गलत होती है वो बंद कमरों में गलत से सही हो जाती है। थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू आवर फोन्स, इन लोगों ने वीडियो क्यों बनाई, ये वीडियो क्यों आई, जरा अगर इसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे आपको तो आइडिया होगा कि इट वाज यूज्ड फॉर ब्लैकमेलिंग दोज पीपल जिनकी वीडियो बनाई गई। जब वो पैसे नहीं दे पाए, एज फार एज आई नो, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैंने इस पे रिसर्च की हुई है, तो वो नहीं पे कर पाए वो इंस्टॉलमेंट अपनी ब्लैकमेल की, तो ये वायरल कर दी गई। और फर्दर आप ये भी सुनने में एक चीज आ रही है कि उन लोगों ने 1 करोड़ रुपए लिए हैं द विक्टिम्स, और ये केस उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे एक बात बताएं
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक विक्टिम हूँ, सना ने मेरे साथ ये हरकत की है, मैं सना को इन्होंने मुझे कहा कि 1 करोड़ रुपए ले लो और तुम चुप करके निकल जाओ। अब मैं तो ऑलरेडी लोग मुझे जानते हैं, मैं तो मेरी तो वीडियो वायरल है, मुझे पूरी पब्लिक जानती है, मेरी तो ये करने से मेरी इज्जत और खराब होगी। कॉमन सेंस है, लॉजिक है। अब क्या दूसरा एंगल ये भी है कि सना ने कहा कि 1 करोड़ रुपए भी लो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी फैमिली को जान से मार देंगे अगर यूनस आपने मुझे कोर्ट में पहचाना, ऐसा भी एक एंगल आ सकता है। तो दिस इज मोर ऑफ कॉमन सेंस, दिस इज मोर लॉजिकल कि कहीं ना कहीं थ्रेट के जो इंसान ब्लैकमेल कर रहा है, और एज फार एज आई नो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये ब्लैकमेल कर चुका है, तो उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यू कैन एक्सपेक्ट दिस ओनली। जी बिल्कुल ठीक है यूनुस आपने, लेकिन मेरी तमाम ऑडियंस से और आवाम से अपील है कि इल्ज़ामात और तनकीद ना करें। पहले ही 2 ख़ानदानों में एक ऐसी अजियत गुजर रही है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए, सारी चीज़ें करते रहे, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं, इंसाफ की बात करें, लेकिन किसी को तनकीद किए बगैर। तो यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो है गपशप में गपशप बाकी है। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, बट मेरे पास जो ऐसी न्यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट हमारे लिए, लोगों के लिए नहीं, जो जोड़े होते हैं उनके लिए नहीं। आप लोग प्लीज़ बताएंगे कि अगर शादीशुदा होने के बावजूद भी आप एक साथ नहीं रह रहे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? Then what is the point of being married? डिजिटल मैरिज, बट ऑन द कॉन्ट्री ये भी हो सकता है कि अगर ज्यादा अरसा चल जाती है शादी तो अलग ही रहे तो अच्छा है। लड़ाई झगड़े इतने हो जाते हैं, यानी कि आप नेगेटिव की तरफ ही जाएंगे कि यानी कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ठीक है भाई वहीं रह, तू घर ना आ, ये बोलना ऐसे चाह रहा था लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं। मैं आपके दिल की बात समझ गई थी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहूंगी कि इजरायलियों ने जो है वहां पर, अगर आप किसी भी लड़की के साथ शादी करते हैं, जैसे कि फलस्तीनी स्पेसिफिकली, जिनका आप लोगों को पता है कि काफी टाइम से सारी चीजें चल रही हैं, तो अगर वो शादी करते हैं तो वहां पर एक साथ नहीं रह सकते। तो ये क्या अजीब सी बात होगी उर्शा? शादी तो इज ऑल अबाउट कंपेनियनशिप ना, आप शादी भी कर लो साथ भी ना रहते, अच्छा यू बेटर बी सिंगल। आनम वही बात है कि ये वहां का कानून ये डिसाइड हुआ है कि अगर फलस्तीनी जो है वहां की लड़की के साथ शादी करेंगे, लेकिन तो कानून बनते ही टूटने के लिए मगर ये मुझे लगता है ये कानून, आप लोगों को पता है कि फलस्तीनी और इजरायली का जो भी कोई कानून बनता है तो वो बहुत लंबे अरसे तक चीजें चलती है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि आप इजरायली खातून है और मैं फलस्तीनी लड़का हूँ, हमारी शादी हो जाती है तो यू हैव टू मूव, आप फलस्तीन में जाके रह सकते हैं। हाँ, फलस्तीन तो ऑलरेडी इजराइल है। खैर एंड ऑफ द डे यही है कि इजरायलियों का तो है कि उनको किसी भी हाल में फलस्तीनी नहीं चाहिए। कायनात आप बिल्कुल ठीक कह रही है, ये कानून इसीलिए बनाया गया है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात अगर करते हैं तो ये वहां पर शादियां ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर आपको अलग अलग रहना पड़ेगा, तो इससे बेहतर ये है कि आप शादी। लेकिन मुर्शिया दिल पे किसका जोर, ये बात तो है, हकीकत है, इस बात का तो कोई। इजराइल ने जो किया फॉर एग्जांपल फलस्तीन के वेस्ट बैंक एरिया के साथ, क्या ऐसा ऐसा मूव करते हैं, जैसे कश्मीर में मोदी साहब क्यों कह रहा है, मोदी साहब जो कर रहा है लोगों को कश्मीर में शिफ्ट करवा जा रहा है, वो सेम चीज इजराइल ने फलस्तीन में की वेस्ट बैंक एरिया में। नाउ दे आर इनसिक्योर के वहां से अगर लोगों ने ये पॉलिसी स्टार्ट की, यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते रहे, फलस्तीन लेते रहे आहिस्ता आहिस्ता, मे बी दैट कैन बी अनदर, मतलब उनके लिए रेड फ्लैग है शायद। अच्छा, मुझे जो लगता है वो ये भी है कि कानून के तौर पर आपने कहा कि एक नया बेसिकली इन्होंने कानून जारी किया है जिसमें दोनों ही अब नहीं रह सकते साथ, खुल्लत आजाद है जी, मोहब्बत पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, जो आप लोग ये बैरियर्स लगा रहे हैं। लेकिन फर्दर जो है जैसे कि पहले ही हमने ये चीज़, हम हमेशा ही बात करते हैं फ़लस्तीन और इसराइल की जंग कभी भी ख़त्म नहीं होती, ना ख़त्म होने वाली जंग है, लेकिन प्लीज़ अदालतें, जो आलमी अदालतें हैं जो कि कान बंद करके बैठती हैं, उनको कान खोलने का ये यहाँ पे लम्हा फ़िक्रिया है कि खोले, क्योंकि नहीं खोलेंगे कभी कान सना, क्योंकि ये लम्हा फ़िक्रिया इसलिए है कि आप ये देखें ना कि उस हद तक ये दुश्मनी पर उतर आए हैं कि अब ये लोगों को मना कर रहे हैं कि आप शादियां नहीं करें, आप रिलेशनशिप नहीं बनाए, कुछ ना करें। सना यूनाइटेड नेशन की आप बात करें कि वो सुने, मैं आपको बताता हूँ, एक बंदे के सामने एक वो आ गया, लैंप आ गया, मैजिकल लैंप आ गया, उसने उसको रगड़ा, सामने जिनी आ गया, उसने बोला हुक्म मेरे आका, आगे से बंदे ने बोला मुझे 100 अरब रुपए चाहिए। उसने पागल हो गया कि बैंक में थोड़ी काम करता हूँ मैं, कोई और फरमाइश करो। उस बंदे ने बोला कि यार इजराइलों को ना अकल दे दे। उसने बोला कि 500 का नोट करूं या 1000 का नोट करूं। तो इट्स मोर ऑफ ये चीज है, मुश्किल है ना, मुश्किल है कि इजराइलियों को
अकल आ जाए बड़ी बात है। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू स्टॉप पॉपुलेशन ग्रोथ। ये भी एक प्रोपेगेंडा मैं बता रही हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक ना है। शादी होगी, ना मिलेंगे, ना बच्चे होंगे, कुछ भी नहीं होगा, खत्म, खल्ली वल्ली खलास। अच्छा, मैं भी मतलब बड़ी अजीब सी एक बात यहीं पे आपकी की, मेरे पास एक न्यूज़ थी और मैं उससे कनेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि जैसे ये बहुत अजीब सी एक चीज़ है, ये भी बहुत अजीब सी चीज़ है कि इराक की हिस्ट्री में सबसे मुख्तसर शादी कि ड्यूरिंग वेडिंग सेरेमनी ही कपल का डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स देने की जो लड़के ने लड़की को तलाक दी, उसकी वजह क्या थी कि लड़की ने एक ऐसा गाना चुना डांस करने के लिए जो कि लड़का उस सुन के बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गया। मैं गाने का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, अगर आप लोगों को हैरान कर रही हो तो प्लीज यूट्यूब पे जाके देखिएगा। और उस गाने का नाम है मैसे तारा। मैसे तारा के लिरिक्स आप सुनेगा, उसमें ये कहना चाह रही है लड़की, बेसिकली एक फीमेल डोमिनेंट है, वो कह रही कि आई एम अ रूलर एंड आई विल ऑलवेज रूल यू, आई विल बी डोमिनेंट ऑन यू, तुम्हें मेरी सुननी है हमेशा, तुम्हें मेरी हुक्मरानी करनी है। शादी के दौरान, शादी के जैसे कि मतलब कोई रिसेप्शन हो रहा था तो तब मेहंदी ऑन डांस किया। हुआ। एग्जैक्टली उसी वक्त सेरेमनी के वक्त लड़के ने उस गाने से सेंटिमेंट्स हर्ट हुए होंगे तो तलाक दे दी उसने। एग्जैक्टली अनम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो गाने का आपने मेंशन किया ना, जो मैसे सिंगर तारा। थी, जी बिल्कुल, जो सिंगर थी लामिस खान, उनके जितने भी गाने अगर सुने, वो इराक की, मतलब दुबई में रहती है लेकिन इराक की फेमस पॉपुलर सिंगर है, या अरब ममालिक की फेमस पॉपुलर सिंगर है। वो एक फन वे में लड़की ने डांस किया, मे बी उसकी अटेंशन वो ना हो, बट ये रीजन सुन के जब मुझे भी न्यूज का पता चला, सिर्फ यही रीजन थी कि लड़के ने कहा कि नहीं, ये अभी पूरी फैमिली के सामने ही कह रही है कि मैं डोमिनेट रहूंगी और मेरे पास पावर रहेगी और तुम्हें मेरे इशारों पे चलना होगा, तो इससे अच्छा है कि मेरी शादी ही इख्तिताम तक ले जाओ। मतलब हाँ, मुझे एक बात याद आई है, सॉरी आपकी बात काट दी है मैंने, कि वो जो चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये जो गाना गाया था वो उनका अटेंशन कुछ और थी मगर उन्होंने गा लिया। तो वही बात है कि जैसे उनका डांस की अटेंशन कुछ और थी मगर उनको डाइवोर्स मिल गई। इस चीज से मुझे तो एक चीज समझ आई है, वो ये है कि प्लीज दूल्हा दुल्हन कोई बेवफाई का गाना मत चला लेना, वरना दुल्हन को ये पता चल जाएगा कि इसका मुझसे पहले किसी और के साथ चक्कर था। एग्जैक्टली, ये बात इधर ही दफन कर दें। दफन हो गई है। बहुत कॉमेडी बातें हो गई, बहुत मजाक हो गया। हाँ, मैंने शुरू में कहा था कि अल हबीबी का, मैंने कहा था कि मैं अल हबीबी, उसी के लिए लोग रुके हैं अब जी तक। जी, अल हबीबी तो आप लोग चले जाए टीवी पे देख लेगा आप लोग जाए। लेकिन अल हबीबी जो है ये एक बड़ी एक सीरियस पोइट्री है। ओके, शो एंड हो रहा है तो हर रोज की तरह आज मेरा दिन है आप लोगों की खिदमत में कुछ शायरी पेश करने का। इरशाद। एक बड़ी सीरियस है, ये अरबी है, तो इसके लिए ये जो सोसाइटी के हालात है, जो एनवायरनमेंट है, उस पे ये बनाई गई है। जो इनके राइटर हैं, जो पोएट हैं, उनका नाम है मुबारक सिद्दीकी। और आई एम टेलिंग यू कि अगर आपके आंखों में आंसू आ गए, रुलाने वाली, अगर आपका दिल कमजोर है और सोसाइटी की जो हार्श रियलिटी अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो प्लीज आप ये पोएट्री मत सुनिए। पोएट्री सुनने के लिए, इस पोएट्री को सुनने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बिकॉज इट्स इन अरबिक एंड इट विल किल योर हार्ट। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। रुलाने वाली है। जी जी जी, ये हार्श रियलिटी है सोसाइटी की। ओके, सो अल हबीबी नाम है इनका, इस पीस ऑफ आर्ट का। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे फुल अटेंशन दें। जी जी जी, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो चुप रहेगा, आप शो के एंड में मुझसे पूछ लेगा, बिकॉज जो ऐसे लफ्ज भी हैं जो आपको शायद समझ में ना जी, आए, अरबी जुबान है। जी जी जी, जी, लेकिन एक अफसोस की बात ये भी है कि हमारे मुल्क में लोगों को अरबी पढ़नी तो आती है लेकिन समझ में नहीं यूना आती। सब पढ़ भी दीजिए। या जी जी, सो प्लीज मुलाहिजा फरमाएं। या हबीबी दौर कैसे आए तुम, लोग हैं चारों तरफ घबराए तुम, आमदन ऐसी कि हम शर्माए तुम, और खर्चे वो के चकराए तुम, उड़ गई तनख्वाह जैसे तोता तुम, या हबीबी आजकल क्या होता तुम, सास के रहते बहू से झगड़ तुम, धमकी उनके तोड़ दूंगी जबड़ा तुम, कश्मकश की कौन किससे तगड़ा तुम, बीच में शौहर के यूं ही रगड़ा तुम, शौहर चुपचाप बर्तन धोता तुम, या हबीबी आजकल क्या होता तुम। अब जो एक एंगल है वो है सोसाइटी को लेके, हालात को, लॉ एंड ऑर्डर को लेके। Now this time I'm not gonna be serious. नहीं, मुलाजा फरमाइए लॉ एंड ऑर्डर को लेके, सिचुएशन, करंट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। ओके, शहर में चारों तरफ नाकतुन, पड़ गया है फिर भी लेकिन डाकतुन, कह गया है डाकू मुझे ओ काकतुन, खुल गए अब तो मेरे झांकतुन, क्योंकि है कानून सारा सोततुन, या हबीबी आजकल क्या होता तुम। वाह, जी मुलाजा फरमाइए। जी जी जी, वाह 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 वाह। अब जो बात हो रही है वो पर्सनैलिटी की बात हो रही है कि आप कितना अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, सोसाइटी का वो सच। तुम हजारों नेक कर लो काम तुम,
लोग कर देंगे तुम्हें बदनाम तुम, ट्रू। कुल्लू मर्दुन जिद्दियतुन व आखरतुन, वल्ला वल्ला हाज़ा बस इल्जामतुन, कुल्लू मर्दो खुश मिजाजुन होततुन, या हबीबी आजकल क्या होततुन। अब थोड़ी सी जो एक नई नई मोहब्बत होती है, शायर कहते हैं, या हबीबी जिंदगी एक सड़कतुन, जिस पे गम की बिजली है कड़कतुन, इश्क ये 2-3 करते हैं तभी, कुल्लू शायरी फुल जवानी फड़कतुन, याद माजी में ही रहते हैं खोततुन, या हबीबी आजकल क्या होततुन। वाह, क्या ही बात है। अभी तो देखें और भी सच्ची हकीकत आएगी आपके सामने। जी अर्ज किया है, इरशाद। या हबीबी जिंदगी एक जंगतुन, वाह वाह वाह। 100 सबीलों पे है इंसान टंगतुन, दिल मेरा तोड़ा है तूने बेवफा, मुलाहिजा फरमाइए, वाह वाह वाह, क्या ही दिल बात मेरा तोड़ा है तूने बेवफा, जा तुझे लग जाए काली खंगतुन, तुझसे बदला लेगा मेरा पोततुन, या हबीबी आजकल क्या होततुन। वाह, Very deep and intense, I must say. या हबीबी दिल है मेरा टूटतुन, जब से है भाई ने तेरे कूटतुन, कुछ समझ आती नहीं जाऊं कहां, दिल तो करता है लगाऊं सूटतुन, वाह वाह वाह। पर मुझे लगता है इससे गोततुन, या हबीबी आजकल क्या होततुन। वाह, आखिरी फरमा रहा हूं मैं आपकी खिदमत में, मेरे दुश्मन क्यों मुझे है तारततुन, क्या नजर आया था मैं ही मारतुन, रुखसती के रोज दुल्हन रोए है, उम्र भर रोएगा लेकिन लाड़तुन, ऐन मुमकिन है करे समझौततुन, या बीबी आजकल क्या होततुन। आपने जज्बात और हालात बदल दिए। मैं सेंटी हो गई थी कि वाकई माशरे की तल्ख हकीकत आ रही है। जी जी बिल्कुल, ये तल्ख हकीकत ही है। दिस इज ऑल अबाउट डार्क कॉमेडी। आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लोग हंस भी जाएं, समझ भी जाएं, और यही इस शो का भी मकसद है। लेकिन जी यहाँ वक्त खत्म हो ततुन। ये अच्छा एंड इसी बात पे हम आपसे लेते हैं इजाजतुन। दुआओं में हमें याद रखें रखतुन, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें तुन। इंशाल्लाह शो देखा फीडबैक देता तुन। अब जाए तुन। टेक केयर, बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।